हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को आरसीसी आज पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। आज से आरसीसी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जितना पढ़ाते जाऊंगा आप लोगों को अगर कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन पढ़ाने में, वर्चुअल पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत कम होती है, ऐसे दिक्कत होगी तो जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोग बताइएगा हमें, हम आप लोगों को समझा देंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है, वो चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा टॉपिक को आगे ले चलेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन होगा आरसीसी में और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला कि हमें आरसीसी का कंसेप्ट पढ़ना है कि क्या कंसेप्ट है इसका और होता क्या है आरसीसी, और इसमें स्टील ही क्यों यूज करते हैं और अदर चीज़ क्यों नहीं यूज करते हैं, रेनफोर्समेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और उसके बाद इसमें आती है 3 मेथड होते हैं, डिजाइन मेथड होते हैं, उसको पढ़ेंगे। मेथड ऑफ डिजाइन, मेथड ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे। क्या क्या हमें मेथड है जो कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं। अभी तक आप लोगों ने डिज़ाइन करने का नहीं पढ़ा होगा, तो अब पढ़ेंगे आप लोग कि जैसे बीम कैसे डिज़ाइन होता है, स्लैब कैसे डिज़ाइन होता है, कॉलम कैसे डिज़ाइन होता है, फुटिंग कैसे डिज़ाइन होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इससे हमें पता चलेगा कितना स्ट्रेंथ आने वाला, कितना लोड स्ट्रक्चर पर आएगा तो कितनी बार प्रोवाइड करेंगे और कितना थिकनेस रखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर का, और उसमें कंक्रीटिंग कितनी थिकनेस में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें आरसीसी में जानेंगे। बाकी इसका एस्टिमेटिंग करने वाला जो चीज़ है वो तो एस्टिमेटिंग में आप लोग पढ़ेंगे, तो वो अलग है। और इसमें मेथड पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड है। तो इसमें 3 मेथड है। पहला है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। तीसरा है इसमें लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। ये चीज़ें हैं इतनी 3 जो मेथड है इसके पढ़ने हैं। तो जो WSM है और LSM है, ये चीज़ें हमें तो पढ़नी है। एक जो था अल्टीमेट स्टेट मेथड, एक था हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ये 3 चीज़ें WSM का पहले आप लोगों को पूरा सिलेबस में आरसीसी वाला WSM ही था, उसके अलावा हमें LSM नहीं पढ़ना होता था, लेकिन अब हमें WSM थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी सारा चीज़ें हमें करने हैं LSM से। जैसे न्यूमेरिकल कुछ पार्ट इससे पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी सी डिजाइन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, बाकी जो स्ट्रेंथ वगैरह निकालने वाला है वो पार्ट इससे WSM से पढ़ना है। फिर उसके बाद अलग से पढ़ना है जो LSM से पढ़ना है। और जो हमारा अल्टीमेट स्टेज मेथड है इसको ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, इसका बस इंट्रोडक्शन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है इसका डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आ जाए, तो LSM पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम। और इस पे स्टार्टिंग पहले इससे करूँगा, फिर इसके बाद इस पे। इस तरह से देखा जाए तो 2 बार आपको आरसीसी पढ़ना पड़ेगा। एक बार होगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एक होगा LSM मेथड। अब वर्किंग स्ट्रेस और LSM क्या होता है, ये जब इसका इंट्रोडक्शन चलेगा उस टाइम पे बता दूंगा कि दोनों क्या चीज़ें हैं और किस दोनों से क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है। पहले जो स्ट्रक्चर बना करते थे हमारे, तो वो WSM से बना करते थे, इसलिए उनकी जो थिकनेस होती थी बहुत हैवियर होती थी। उसके बाद आया नया मेथड हमारा LSM, तो उसकी वजह से थोड़ा थिकनेस कम हो गई, स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज भी कर लेते हैं। अब इसके बाद है हमारा ये जो इनका अभी तो इंट्रोडक्शन में पढ़ा, डिजाइन मेथड कौन कौन से इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। तीसरा जो हमारा होने वाला है, अब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व बाई WSM, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वो WSM मेथड से करेंगे। हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम होगा, इसमें होगा हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंपल से देखें तो इसमें हमें पढ़ना है बीम, बीम में कितना लोड आने वाला है, कितना स्ट्रेंथ आने वाला है, उसको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना हमने कॉलम, बीम में हमारा टी बीम भी आएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, टी बीम भी आएगा इसमें, बीम में कॉलम पढ़ना है। और एक होता है शियर स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, इसी में पढ़ना है।
शियर स्ट्रेंथ से आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हो पहले भी, जो आप लोग उसमें पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और उसमें शियर स्ट्रेंथ क्या होता है उस चीज़ को पढ़ा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इतना किसके द्वारा, LSM से। अभी डिज़ाइन नहीं करना है हमें WSM से, WSM से अभी हमें डिज़ाइन नहीं करना है, डिज़ाइन हम जो करेंगे वो करेंगे LSM से। अब इसके बाद जो हमारी बातें आएगी, कॉलम हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन की। तो जो डिज़ाइन बात, अब जैसे ये LSM से हुआ, अब यही चीज़ सेम WSM से हुआ, यही चीज़ सेम हमारा होगा किससे, LSM से, यानी लिमिट स्टेट मेथड से होगा। अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से था, वही सेम चीज़ें होगी लिमिट स्ट्रेस मेथड से। तो 2 बार हमें पढ़ना पड़ गया, दोनों का फार्मूला अलग अलग है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेज है। और चेंज क्या है, स्ट्रेस जो होता है फार्मूला सेम ही रहेगा, स्ट्रेस जो होता है उसमें बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है, 10/, वो LSM हो जाता है, और कुछ नहीं, न्यूमेरिकल फार्मूला लगभग सेम ही रहेगा, चेंज ज़्यादा नहीं होने वाला। और उसके बाद लिमिट स्ट्रेस मेथड से भी हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और साथ ही साथ ये चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हमें डिज़ाइन करने के लिए आएगा, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर बाय LSM। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिलेबस, और पॉइंट जो होगा चौथा, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें केवल बीम पढ़ना है, स्लैब पढ़ना है और कॉलम पढ़ना है, 3 चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है। बाय LSM क्या क्या डिज़ाइन करना है इसमें, हमें इसमें डिज़ाइन करना है बीम, बीम के साथ टी बीम भी आएगा। उसके बाद हमें करना है कॉलम, कॉलम का डिज़ाइन करना है। कॉलम में हमें केवल एक और 3 टाइप के कॉलम ही पढ़ने हैं जो डिज़ाइन करने हैं, शेप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। पहला जो होगा हमारा स्क्वायर वाला पढ़ना है, सेकेंड पढ़ना है रेक्टेंगुलर, थर्ड पढ़ना हमें सर्कुलर। ये 3 ही कॉलम हमें पढ़ना है, और उसके बाद इन कॉलम में जो होता है वो आ जाता है, फिर 2 मेथड आएंगे, 2 फार्मूला लगेंगे, एक और लॉन्ग कॉलम, एक होगा शॉर्ट कॉलम। तो उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है, ज़्यादा चेंज नहीं है, बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लॉन्ग कॉलम के लिए। शॉर्ट कॉलम में तो फार्मूला जो लिखवाएंगे वही चलेगा। उसके बाद अब बात आती है हमारा स्लैब की। स्लैब का डिज़ाइन करेंगे, स्लैब भी 2 टाइप का होता है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, तो वो से दोनों को इसमें डिज़ाइन करना हमें। 1 वे स्लैब, सेकेंड होगा हमारा 2 वे स्लैब। तो ये दोनों हमें इसमें स्लैब में पढ़ना है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। ये चीज़ें सारी सिलेबस है, वैसे भी सिलेबस आप लोग को PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से देख लेना। ये दो चीज़ें पढ़ने हैं, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। और ये चीज़ें क्या है, इन पे अभी लोड डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे चलते चलेंगे सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती चलेगी कि क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, इसमें आएगा, ये तो चलिए डिज़ाइन कर लिया हमने, ये ख़त्म हुआ। और डिज़ाइन से पहले भी या बाद, आपको बुक में बाद में ही दिया है, तो पहले भी बात करेंगे इसमें, डिज़ाइन से पहले बात कर लेंगे। तो डिज़ाइन से पहले आएगा हमारा डेवलपमेंट लेंथ, एक हमें पढ़ना है इसमें टॉपिक जो है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ये RCC ब्लॉक है, मतलब RCC मतलब कंक्रीट ब्लॉक है, इसमें जो हम छड़ डालेंगे वो छड़ की लंबाई कितना होगा, ये जो होगा ये इसे बोलते हैं LD, यानी डेवलपमेंट लेंथ। कंक्रीट के अंदर कितना छड़ हमारा है उस चीज़ को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ताकि कितना हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें वो चीज़ हो जाएगी, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में डेवलपमेंट लेंथ की बात, तो एक और टॉपिक है इसमें टॉर्जनल या फिर कह सकते हैं कि जिसमें मिक्स आए, जैसे हमारा वो छज्जा होता है, तो छज्जा कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इस पर लोड लगेगा तो ऐसे घूमेगा, ये बेंडिंग भी होगा इसमें और टॉर्जन भी होगा। टॉर्जन क्या होता है, ट्विस्टिंग, मरोड़ भी आएगा और नमन भी होगा। तो एक और टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फिर भी उसको पढ़ाएंगे। एक लास्ट जो टॉपिक आपका होता है वो होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट।
इसी को बोलते हैं पीएससी, यानी पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जो आप लोग देखेंगे, आप बीम ब्रिज वगैरह बनता है वहाँ पे आप लोग बैक से जो उसका बीम होता है ब्रिज का, गर्डर बोलते हैं बेसिकली उसको, तो वो जो बनता है वो इसी मेथड से बनता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो। और उसमें होता क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट को पहले ही नीचे बना दिया जाए, फिर उसके बाद उसको इस्टेब्लिश किया जाए। और इसमें दो मेथड होते हैं, एक पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग और दूसरा होता है प्री टेंशनिंग। एक होता है पूर्व तनन, एक होता है पश्चिम तनन। ये हो गया पश्चिम तनन, पूर्व तनन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम अपना स्लैब बनाते हैं, जैसे आरसीसी वाली जो हुई, तो उसमें हम छड़ वगैरह डाल देते हैं, वो नहीं देखते कि उसको खींचना है कि क्या करना है। उस पर जब लोड डालते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना जितना उसको स्पेंड होना होता है हो जाता है, जितना लोड लेना होता है वो लेता है। कब लेता है, जब लोड डाला जाता है तब। और इस मेथड में पीएससी में हम पहले ही इतना उसमें स्टील में लोड प्रोवाइड कर देते हैं कि जब हम लोड उस पर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक उतना झेल लेगा। तो वो होता है पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में क्या हुआ कि कंक्रीट, जैसे कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉक छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कंक्रीटिंग करना है, ये बीम बनाना हमें, तो इसमें हम पाइप डाल देते हैं किसके, रबड़ के, इतना होल रहेगा पूरा। फिर उसके बाद में जब ये सेट हो जाएगा पूरा कंक्रीट हमारा, तब इसको हम इसमें छड़, वो अपना वायर होता है, टेंडन बोलते हैं उसे, कंट्रा बोलते हैं, उसको डाल के फिर जैक द्वारा टाइट करते हैं बाद में। अब प्री टेंशनिंग में क्या होता है, पहले ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर, जो ये हमें टेंडन डालने हैं, वायर डालने हैं, इसको वायर बोलते हैं, वायर का वो होता है, झुंड होता है, उसको डाल के पहले ही उसको टाइट कर देंगे, उसके बाद इसमें कंक्रीट डालते हैं तो सेट हो जाता है। उसके बाद इसमें इसको बांधने का जुगाड़ किया जाता है, जिसे एंकर बोलते हैं, एंकरिंग कर देते हैं बाद में, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इतना सारा आपका सिलेबस है। अब इतने में मैंने बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, और उसको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी अब बात करते हैं आरसीसी के इंट्रोडक्शन की। अभी तो ये आपका हो गया सिलेबस, अभी आपका हो गया सिलेबस, अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे हम। चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उनके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे अभी मैंने बोला था कि सिलेबस बता दिया आप लोगों को क्या क्या होता है, इसके बाद बात कर लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या क्या कर रहा है। इंट्रोडक्शन करा दूं आप लोगों को, फिर कुछ मटेरियल के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। देखिए सबसे पहला बात कि आरसीसी होती क्या है उसको समझ लें। जैसे आरसीसी होती क्या है, आरसीसी ये होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसका क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रबलित खंड हो गया हमारा, प्रबलित कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, इसका फुल फॉर्म हो गया। एक होता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो देखिए पीसीसी और आरसीसी में मेन डिफरेंट क्या है। पीसीसी में क्या है, कोई भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि छड़ वगैरह नहीं डालते हैं इसमें पीसीसी में। आरसीसी वाले में हमें छड़ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसको आरसीसी बोलते हैं। यही मेन डिफरेंट है। बाकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है इसका, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा आरसीसी का इससे बहुत ज़्यादा होगा, 10 से 15 गुना ज़्यादा होता है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ तो लगभग बराबर हो जाएगा, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इसको रेनफोर्स सीमेंट क्या होता है। रेनफोर्स सीमेंट का मतलब बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि छड़, रेनफोर्स सीमेंट का मतलब लोग समझ लेते हैं कि स्टील। जैसे रेनफोर्स सीमेंट, रेनफोर्समेंट या रेनफोर्स क्या होता है उसको समझते हैं पहले। प्रबलन क्या होता है, प्रबलन जो होता है, छड़ को नहीं बोल सकते हैं हम प्रबलन की, प्रबलन छड़ है, हाँ वो पार्ट उसका वो है। देखिए प्रबलन क्या है, एक मेथड है, प्रबलन एक विधि है। क्या करने की विधि है, किसी भी स्ट्रक्चर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने की विधि है। किसी भी स्ट्रक्चर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने की विधि है प्रबलन। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, हम ऐसा कर दें कि स्टील में डाल दें छड़, कंक्रीट में छड़ डाल दें,
या फिर कोई लकड़ी वगैरह डाल के, या फिर फाइबर डाल दें, या फिर एल्युमिनियम डाल दें, प्लास्टिक डाल दें, कुछ भी डाल के कोई स्ट्रक्चर है हमारा, इस तरह कंक्रीट है, इसमें हम कुछ भी डाल दें जैसे जिससे कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो उसको बोलेंगे कि प्रबलन, कि प्रबलन हो गया, प्रबलित हो गया ये खंड। यानी प्रबलन क्या है, एक मेथड है। और प्रबलन मटेरियल जो होगा उसको प्रबलित, जैसे खंड हुआ इसको प्रबलित खंड बोल देंगे, यानी कि ये टेंशन में मजबूत हो चुका है। अब प्रबलन में क्या क्या आ जाएगा, हमारा सारे मटेरियल आएंगे। अब कोई पूछे रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो आप लोग ये मत बोलना डायरेक्ट कि नहीं स्टील को स्टील होता है। स्टील होता है, लेकिन रेनफोर्समेंट क्या है, एक मेथड है। इसका आप लोगों को डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है। तो रेनफोर्समेंट के डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर का जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और इसके अंदर मटेरियल क्या क्या होता है, तो मटेरियल बहुत सारे हो सकते हैं हमारा, जिससे कि हम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा सके। जैसे हमारा बांस जानते हो लोग, बम्बू, उसका जो लकड़ी है उससे, अब किसी हरे पेड़ की लकड़ी हो गई, या फिर फाइबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, एल्युमिनियम हो गए, बहुत सारे मटेरियल जो आप लोग जानते होंगे, पाइप वगैरह सब कुछ डाल के हम इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसे बोलेंगे कि ये रेनफोर्समेंट हो गया है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रेनफोर्समेंट का मतलब कि स्टील ही होता है। अब बात करेंगे कि स्टील ही क्यों यूज करते हैं, तो उसको देखेंगे अभी कि स्टील ही क्यों यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को आरसीसी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टील ही यूज क्यों करते हैं, बाकी मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर में आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील क्यों यूज करते हैं, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ मटेरियल के विषय में पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी हो। देखिए, सबसे पहला काम है कि क्यों यूज करते हैं। एक होता है, आप लोग थर्मल ऑफ एक्सपेंशन का नाम सुने होंगे, तापीय प्रसार गुणांक का नाम सुने होंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार गुणांक, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है कि इसको विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ। तापीय प्रसार गुणांक हुआ कि किसी भी मटेरियल में अगर हम, कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है हमारा, अगर हमने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो यह सिकुड़ जाए, यानी कि इसके लेंथ में, इसके आयतन में डिक्रीमेंट हो जाए, या फिर इंक्रीमेंट हो जाए, इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो जाए, साइज में इंक्रीमेंट हो जाए, इसके ये चीज़ हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मटेरियल होता है जिसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। डिक्रीमेंट वाले बहुत कम मटेरियल हैं जिसमें डिक्रीमेंट हो जाए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो सिकुड़ जाए, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट होता है। तो तापीय प्रसार गुणांक देखिए, अब स्टील आरसीसी में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आरसीसी है हमारा, तो एक तो होगा कंक्रीट, इसमें एक तो होगा कंक्रीट, और साथ ही साथ इसमें होगा क्या, स्टील, साथ ही साथ इसमें होगा स्टील। तो होता क्या है कि दोनों तो एक दूसरे से बना हुआ है, अंदर धंसा हुआ स्टील तो ऐसा नहीं करते स्टील नीचे रख दे, छड़ रख दें और उसके ऊपर हम कंक्रीट का स्लैब डाल दें, ऐसा नहीं करते हैं। करते क्या, दोनों को एक साथ करते हैं कि अंदर धंसा रहता है स्टील हमारा। तो होता क्या, अगर इसमें देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि उसमें टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, धूप हो रहा है या फिर बार बार कोई चीज़ें वहीं पे हम लोड डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने से अभी मैंने क्या भैया बोला, तापीय प्रसार गुणांक की वजह से होगा क्या कि इसकी लंबाई अगर मान लीजिए इतना था स्टील का, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट भी अगर इस तरह से है तो कंक्रीट की भी लंबाई बढ़ेगी, हमारी कंक्रीट की भी लंबाई बढ़ेगी। तो जब लंबाई बढ़ेगी
तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूटने के चांसेस होगा कि नहीं। दो चीज़ें इस तरह से जुड़ी हुई है, अगर दोनों की लंबाई अलग अलग बढ़ेगी तो आप लोग खुद सोचिए, दोनों की लंबाई, दोनों एक साथ लगे हुए हैं, दोनों की लंबाई अलग अलग बढ़ेगी तो इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, क्रैक्स जनरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मटेरियल है हमारा, यहाँ स्टील हमने इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है और ये दोनों को बराबर बराबर किया है। अब क्या क्या टेम्परेचर बढ़ाया, स्टील क्या दूसरी मटेरियल की बात कर लेता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाया तो होगा क्या, अगर मान लीजिए स्टील था, कंक्रीट था हमारा और ये कोई मटेरियल हमारा रेनफोर्समेंट हमने रेनफोर्स किया हुआ है किसी अदर मटेरियल से। अब हमने क्या किया, यहाँ पे धूप आया या फिर बार बार लोडिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ा इसका। अब तब टेम्परेचर बढ़ा, अब मान लेते हैं कि कंक्रीट हमारा कम एक्सपेंड हुआ और जो इसमें मटेरियल हमने डाला है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, मान लीजिए इतना एक्सपेंड हो गया। जब ये चीज़ बताओ, जब ये चीज़ बाहर जाएगी तो उसकी, अच्छा कोई आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे ये मटेरियल है कोई, अगर इसमें तापीय प्रसार गुणांक की वजह से लंबाई में इसकी वृद्धि हो रहा है तो इसका चौड़ाई कम होता है, अलग से मटेरियल थोड़ी ना जुड़ेगा। इसको जैसे रबर आप लोग देखे होंगे, अगर उसको खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ती है लेकिन उसको जो थिकनेस होती है वो कम पतली होती जाती है। तो ऐसे इसके साथ भी होता है, जब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ेगा तो यहाँ से बढ़ेगा, इसकी क्या हो जाएगा, थिकनेस, और थिकनेस जो होगा कम हो जाएगा, ये वाली इस तरह से बढ़ने लगेगा, थिकनेस कम हो जाएगा। अब ये बताओ, अब कहीं पहले यहाँ पे थिकनेस हुआ करता था, इतना हुआ करता था, अब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका थिकनेस कितनी बची, इतनी बची। तो जब इतना आ गया, थिकनेस इसका कम हो गया, अगर यहाँ पे किसी मटेरियल से हमने इसको बांध रखा था, अगर मान लेते हैं इधर से किसी मटेरियल से हमने इसको बांध रखा था, तो इसका जो बंधन था जिसकी वजह से बंधा हुआ था वो बंधन टूट जाएगा कि नहीं, टूटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लंबाई जब बढ़ेगी तो इसकी जो मोटाई होगी, ये वाली चीज़ें जो होगी डायमीटर, वो कम होगी, क्योंकि छड़ जो होता है डायमीटर में होता है, तो इसकी लंबाई अगर इंक्रीज करती है इसके डायमीटर कम होगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये अपने पार्ट से, जैसे यहाँ से दिखाया मैंने कि यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो ये वाली चीज़ें दूरी हो गई कि नहीं, इनके बीच में दूरी हो गई तो जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो इसीलिए किया जाता है क्या कि जो कंक्रीट के साथ हम स्टील को यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि स्टील और कंक्रीट का जो तापीय प्रसार गुणांक होता है लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ता है, लंबाई इसकी बढ़ती है तो दोनों का एक साथ बढ़ता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दो एक साथ घटते हैं। अब किसी एक को खींचोगे आप तो वो बेसिकली उनके बीच में ब्रेक होना ही होना है, दोनों को साथ में खींचोगे आप लोग तो काम तो हो ही जाएगा। जैसे सिंपल से अगर बताऊँ, आप लोग किसी अपने कॉपी के एक पेज को खींचिए, वो टूट के बाहर आ जाएगा, सारों को साथ में खींचोगे तो टूटना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे ही इसकी स्टील और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन है, और इनको देख लेते हैं कि कितना होता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, बाकी कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर स्टील की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा जो होगा इसका स्टील के लिए जो होगा 1.2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो अल्फा का वैल्यू होता है वो इंक्रीज किया जाएगा, जो स्ट्रेंथ, जो इसमें लंबाई होगा वो इंक्रीज करेगी। और कंक्रीट की बात करें तो होता है 1.192 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बता दो, बहुत कम ही डिफरेंट आ रहा है दोनों में, 1.2 है, ये 1.9 है, 9 है, जहाँ 192 है इसमें 0.8 ऐड कर दिया, अगर 0.008 ऐड कर दिया तो इसके बराबर हो जाएगा, तो बहुत ही कम डिफरेंट है, दैट्स वाई इसको इसके साथ यूज किया जाता है। अगर वहीं बात करें हम एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा होता है, 1.7 समथिंग करके होता है, 1.7 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एल्यूमिनियम का अगर यूज करेंगे तो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंड हो जाता है टेम्परेचर आने के बाद। आप लोग कभी कोशिश करना, एल्यूमिनियम की चीज़, अगर कोई चीज़ हो गई आपके पास और एक आपके पास स्टील होगा और दोनों क्या करना, आग में डालना या फिर जलाने की कोशिश करना। आप लोग देखना जो एल्युमिनियम होगा वो क्या करेगा, जल्दी पिघलने लगेगा, जबकि स्टील आपका पिघलना तो शो भी नहीं करेगा, तब तक आपका एल्युमिनियम जो होगा पिघलना शुरू कर देगा। अब आप लोग बात करेंगे और भी मटेरियल हो सकती है सर, हाँ हो सकती है, लेकिन जितना कॉम्बिनेशन स्टील और कंक्रीट का है उतना और किसी के साथ नहीं बन पाता है, दैट्स वाई हम स्टील यूज करते हैं आरसीसी में। और भी बहुत कारण है, जैसे अब इसके साथ हम और एक चीज़ और हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे भी अच्छा हो सकता है आपका बम्बू जो होता है, अगर हरा बम्बू है, बांस
जो हरा है अगर उसको यूज करते हैं तो उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ बम्बू के साथ ये है कि वो जब सूखना स्टार्ट करेगा तो वो धीरे धीरे ब्रिटल होता जाएगा हमारा, ब्रिटल होता जाएगा। मटेरियल होना चाहिए हमारा डक्टाइल हमेशा, वो ब्रिटल होता जाएगा और दैट्स वाई इसको यूज करते हैं। अभी और भी कारण है इनको यूज करने का, बताते हैं, आगे चलते रहते हैं, बताते रहते हैं। डक्टिलिटी, जो स्टील की डक्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। स्टील अच्छा डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल होने से हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि फेल होने से पहले वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है, फेल होने से पहले इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, स्ट्रक्चर फेल होने से पहले स्ट्रक्चर फेल होने से पहले इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये नहीं कि आपको फ़ोन करके बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि पहले हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था, अब जब फेल होने वाला होगा तो वो स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से सूख जाएगा। अब ये मत सोचना कि फेल होगा तो हमें फ़ोन करके या मैसेज करके बताएगा कि सर हम फेल होने वाले हैं, अपना बचना चाहो तो बच लो। ये फ़ायदा होता है स्टील का कि जब वो फेल होने वाला होगा स्ट्रक्चर हमारा, तो पहले वो झुकेगा इस तरह से। पहले स्ट्रेट था, उसके बाद जब उस पर लोड आया तो ऐसा नहीं है कि अचानक से भट्टे से गिर जाएगा नीचे, ऐसा नहीं गिरता है कभी भी। अगर जॉइंट इसका सही है तब, अगर जॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ लोग बोलने वाले होते हैं कि सर ब्रिज कैसे गिर जाता है अचानक से। अरे भैया जॉइंट्स इसका सही नहीं होता है, दैट्स वाई वो गिरता है। अब अगर जॉइंट्स इसका मजबूत है, कैसे गिरेगा, जॉइंट्स मजबूत है तो ये बेंड होगा, यहाँ से इस तरह से बेंड होगा, बेंड इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। तभी जब डिफ्लेक्शन आएगा उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया अभी इस घर से निकल जाओ, यहाँ से बचने की कोशिश करो, ये कभी भी गिर सकता है। यानी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन होगा कि या तो इसको तोड़ के फिर से बनाएं, या तो फिर इसमें कुछ ट्रीटमेंट करें जिससे ये हमारा बना रहे, और बाकी मटेरियल का यूज करें। अगर देखिए केवल और केवल कंक्रीट का बना दें, पीसीसी का बना दें, तो पीसीसी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए एकदम ब्रिटल मटेरियल जो होता है। हमारा आरसीसी ये जो हमारा कंक्रीट है वो हमारा ब्रिटल मटेरियल है। भंगूर है, भंगूर का मतलब आप लोग जानते ही हो, चाक जैसे होता है, एकदम टुकड़ों में हो जाता है, डस्ट पार्टिकल में हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारा अगर केवल कंक्रीट का बना दें तो उस केस में क्या होगा, अचानक से गिरेगा। जैसे आप घर में सोए हुए हो, पता चले छत गिर गया आपके ऊपर, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए उसमें स्टील यूज किया गया है कि थोड़ा सा भैया गिरने वाला है तो थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि ये टूटने वाला है। यानी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से, यानी कि क्या होगा कि डक्टिलिटी जो होगा उससे क्या होगा कि ये फेल होने से पहले इसकी लंबाई में एक्सपेंशन होगा, लोड पड़ेगा तो लंबाई में एक्सपेंशन होगा, लंबाई में एक्सपेंशन होगा तो डिफ्लेक्शन होगा तो हमें देख के पता चल जाएगा कि ये टूटने वाला है और हम उसका यूज़ करना छोड़ देंगे। ये कारण है। सबसे पहला तापीय प्रसार गुणांक, दूसरा डक्टिलिटी। ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से हम इसको स्टील को यूज करते हैं। किसके साथ, इसके साथ, कंक्रीट के साथ। और ये फेल होने से पहले इन्फॉर्मेशन देता। और भी मटेरियल हैं बहुत सारे जो फेल होने से पहले इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे एल्युमिनियम ही है। एल्युमिनियम तो और अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता हो, तो बहुत ज़्यादा तुरंत झुकेगा, लोड उस पर पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल फेल ही देखना है कि हमें फेल हो तो हमें इन्फॉर्मेशन दे, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए होगा, जो कि हमारा स्टील में स्ट्रेंथ बढ़िया होता है। थर्ड बात कर लें अगर, तो बॉन्ड यानी बंधन जो होगा, बंधन स्टील और कंक्रीट, और जो स्टील होता है और सीमेंट जो होता है, कंक्रीट बेसिकली सीमेंट का बना होता है, सीमेंट और कुछ एग्रीगेट मिला के बनाया जाता है। तो सीमेंट और इनके बीच में, स्टील के बीच में, स्टील प्लस सीमेंट, इन दोनों के बीच में ना जो स्ट्रेंथ होता है बहुत बढ़िया होता है, इसलिए बंधन जो होती है इनके बीच में बढ़िया से बंध जाता है। इसको तोड़ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तोड़ पाते हम, मजबूती अच्छी आ जाती है। ये फ़ायदा होता है। एक बॉन्ड होता है। ये तीन चीज़ें मिल करके हमें स्टील को यूज करने पे मजबूर किया हुआ है कि स्टील को हमें यूज करना ही है, ये हमारे लिए अच्छा है। और एक चीज़ और है कि थर्ड और फोर्थ की बात कर लें,
फोर्थ और फिफ्थ की बात कर लें, फिफ्थ और थर्ड क्या हो सकता है, इकोनॉमिकली होता है, एक होता है इजीली अवेलेबल। इकोनॉमिकली का मतलब कि होता है, और इजीली अवेलेबल मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए। थोड़ा हिंदी का देख लेना आप लोग, प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमिकली और इजीली, देखिए इकोनॉमिकली मतलब क्या हुआ कि इसका खर्चा बहुत कम आता है अदर मटेरियल के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे मटेरियल जो बहुत ज़्यादा सस्ता हमें फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को लेते हुए बात करेंगे ना, इस चीज़ को जो हमारा डक्टिलिटी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इन दोनों को कंसीडर करते हुए और बॉन्ड, इन तीनों को कंसीडर करते हुए इकोनॉमिकली देखेंगे ना। तो अगर इन तीनों को देखते हुए इकोनॉमिकली देखेंगे तो हमारा स्टील जो होता है वो सबसे चीपर होता है, इकोनॉमिकली होता है। तो इसको इसलिए ये इकोनॉमिकली होता है, दैट्स वाई इसको यूज करते हैं। इजीली अवेलेबल, देखिए आसानी से मार्केट में हमें अवेलेबल हो जाता है स्टील। बाकी चीज़ें अगर कोई अदर मटेरियल लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको भटकना पड़ जाए। जैसे स्टील है, छड़ है, तो हर जगह आपको अवेलेबल हो सकता है और इसकी मात्रा भी अधिक है। और अगर बात करें एल्युमिनियम की तो वो हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है, प्लस उसका क्या क्या डीमेरिट है सब कुछ बता ही दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये लिखने के लिए आ सकता है तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके याद कर लेंगे। या फिर ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती है कि इसको वो भैया स्टील को ही क्यों यूज किया जाता है, अदर मटेरियल क्यों नहीं यूज कर सकते। और एक चीज़ और जो बताया मैंने कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो रेनफोर्समेंट का मतलब आप लोग ये मत बता देना कि रेनफोर्समेंट मतलब कि स्टील ही नहीं होता है, वो कोनो मटेरियल हो सकता है। और उसका डेफिनेशन मैंने बता दिया, रेनफोर्समेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे रेनफोर्समेंट कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे, कुछ बात कर लेंगे कंक्रीट के बारे में। अभी स्टील का बात हो गया, बात करेंगे कंक्रीट का। इतनी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख सकते हैं आप, तो लिख लीजिएगा। बाकी मैंने इससे पहले उसे इरेज कर दिया कि थर्मल एक्सपेंशन इसका वैल्यू कितना होता है, वो उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। एग्जाम में जब कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप बता सकते हैं वहाँ पर। और ये भी चीज़ें पूछा जाता है कि स्टील को क्यों यूज करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर के ये वाला आता है, फेल होने से पहले इन्फॉर्मेशन देता है, दैट्स वाई यूज करते हैं ज़्यादातर के, इसलिए इसको नोट करके लिखवाया हुआ है। और बाकी ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड है, बाकी ये दो चीज़ें हैं तो इनके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, तब बोला जाता है कि हाँ ऐसा है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे, हमारा ये तो स्टील के बारे में हो गया कि स्टील को ही क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम कि हमारा कंक्रीट जो होता है, आप लोग जानते भी हो कंक्रीट का ग्रेड कौन कौन सा है, फिर भी हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को बताएं। थोड़ा कंक्रीट के बारे में बात कर लेंगे। कंक्रीट में क्या क्या होता है, सीमेंट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा, इन प्लस वाटर होगा, प्लस में वाटर होगा। इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा कंक्रीट बनता है। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। इसीलिए सीमेंट का आप लोग रेशियो देखते होंगे तो ऐसे बोलता होगा 1:2:4, इस तरह से सीमेंट का कंक्रीट का रेशियो इसी तरह दिखाया जाता है। जब हम मोटार यानी मसाला यूज करते हैं तो उसमें दो मटेरियल होता है, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट। सीमेंट और फाइन एग्रीगेट किस में, मोटार में। मोटार जो होगा उसमें क्या होगा, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट, दो चीज़ें, तो इनका रेशियो क्या होगा 1:3, 1:4, 1:5, ये होता है। इसमें दो ही मटेरियल होंगे। कंक्रीट में क्या होगा, तीन चीज़ें यूज कर लेते हैं। एक कोर्स एग्रीगेट जिसको आप गिट्टी बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट जिसको आप बालू बोलते हैं, सीमेंट तो आप लोग जानते ही हो, सीमेंट को बताने की जरूरत नहीं है, सीमेंट पढ़ चुके हैं आप लोग। अब यहाँ पे ये मत कहना कि आरसीसी में सर सीमेंट को भी समझा दीजिए, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फिर सिलेबस इनका आपको खींचेगा लंबा। तो सीमेंट देखिए, कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में हमारा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तीन चीज़ें, और इनका रेशियो इस तरह से होगा, या फिर 1:2:3 हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अभी ग्रेड की बात करेंगे इसके बाद। अब फिर नेक्स्ट होता है हमारा ये
मोटार, इन दोनों में डिफरेंट बता दिया। मोटार क्या हुआ, मसाला, जो मसाला बोलता है मिस्त्री में बोलते हैं ना मसाला, तो मसाले में क्या होता है, सीमेंट होता है और फाइन एग्रीगेट यानी कि सीमेंट और बालू। यहाँ सीमेंट, बालू और गिट्टी, तीन चीज़ें इसमें। मोटा मसाला में दो चीज़ें, इनका रेशियो ये रखना है, इनका रेशियो अलग होता है, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग रेशियो हो जाएगा, वो चीज़ें बाद में देख लेंगे हम। अभी फ़िलहाल बात करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। बाकी वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग सीटी में पढ़ चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी मिलाते हैं, कितना पानी मिलाना है और कितने दिन में स्ट्रेंथ आता है, ये चीज़ें। अब बात कर लेंगे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया, उस चीज़ को देख लेंगे। देखिए पहला इसमें होगा ऑर्डिनरी सीमेंट, ऑर्डिनरी कंक्रीट, साधारण कंक्रीट। अरे कंक्रीट का हिंदी मत पूछ लेना रे कोई। दूसरा है स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा है स्टैंडर्ड यानी मानक। हाई स्ट्रेंथ उच्च सामर्थ्य। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट, मानक कंक्रीट, साधारण कंक्रीट। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर ने तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसको भी तो जानना ज़रूरी है हमें। तो इसको बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे जैसे M20, M10, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। M का मतलब क्या, 20 का मतलब क्या है, नहीं बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ। फिलहाल अभी इस टॉपिक को छेड़ा हुआ तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तो ऑर्डिनरी का जो हमारा कंक्रीट होगा उसमें क्या क्या आने वाला है, उसमें होगा M10 से लेकर के M10 से लेकर के M15, M10 से लेकर के M20 सॉरी, जो ग्रेड होगा कंक्रीट का M10 से लेकर के M20 तक। M10 के बाद क्या होगा, M10, M15 और एक होगा M20। ये तीन चीज़ें आएगी किसमें, ऑर्डिनरी में। एक होता है बहुत सिंपल, एक होता है सिंपल कंक्रीट, उसमें आ जाएगा आपका 5 M5 और M7.5, ये हो जाएगा दो। इससे ऑर्डिनरी से भी नीचे आता है, बहुत ज़्यादा चीपर हो जाता है, वो हो जाता है M5 और M7.5। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, तो M10 से लेकर के M20 तक ऑर्डिनरी हो जाएगा। स्टैंडर्ड वाला जो है हमारा वो हो जाएगा M25 से लेकर के M55, M25 से लेकर के M55। और इसकी बात करें हाई स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट का, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वाले का, तो इसकी हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू M60, ग्रेटर देन या इक्वल टू M60, M60 हो या फिर M60 से बड़ा हो। M60 मतलब 60 या 60 से बड़ा होगा तो उसे बोलेंगे उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। अगर कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा M20 से लेकर के M55 तक होगा, यानी कि M25 से लेके M55 तक होगा, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट। और ऑर्डिनरी कंक्रीट जो हमारा हुआ M10 से लेकर के M20 तक होगा। ये तीन चीज़ें हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग या फिर लिख लेना आप लोग साथ ही साथ, और नोट्स तैयार करते चलना। आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ याद आ गया हमें कि आप लोगों को एक आरसीसी कोड लेना है। आरसीसी कोड, IS कोड बोलते हैं इसको, वो होगा IS 456-2000। ये वाला कोड आपको ख़रीदना है,
लगभग 100-150 में आ जाएगा, खरीद लेना आप लोग। जब भी न्यूमेरिकल, अभी तो ज़रूरत नहीं होगी, अभी बेसिकली जब तक पढ़ा रहा हूँ ज़रूरत नहीं होने वाली है। बाद में जब हम डिज़ाइन करने लगेंगे तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से देख देख के हमें डेटा लेना पड़ता है, और ये कोड जो होगा आपको एग्ज़ाम में अलाउड होगा, आप एग्ज़ाम में लेके जा सकते हो, और उसमें सारी चीज़ें दिया रहता है आप लोगों को कि कैसे करना है। लगभग फार्मूला भी दिया रहता है उसमें, बस खोजने आना चाहिए। अब थोड़ा सा ग्रेड की बात किए थे तो उसको देख लेते हैं क्या होता है। और ये चीज़ें आप लोग सब लोग खरीद लेना। अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा आपको IS 456-2000। अगर फिर भी नहीं मिलता तो मेरे को बताना, मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग के पास आ जाएगा। चलिए शेयर ही कर दूंगा, टेंशन ना ले। देखिए M20, जैसे मान लीजिए M20 हुआ, M10 हुआ, M15 हुआ, M30 हुआ, तो इसका मतलब क्या है? जो M है, M का मतलब है मिक्स्ड, M का मतलब है मिक्स्ड, M का कुछ और मतलब नहीं है, मिक्स्ड है। और ये 20 जो होता है, ये 20 होता है इसका स्ट्रेंथ। 20 जो होता है इसका स्ट्रेंथ होता है, क्या स्ट्रेंथ होता है? 20 न्यूटन प्रति mm² का स्ट्रेंथ 28 दिन तक तराई करने के बाद, 28 डेज तक, 28 डेज तक तराई, यानी क्यूरिंग अगर हम कर देंगे 28 दिन तक, अगर हमने क्यूरिंग की हुई है, तब उसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए? 20 होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए। तब उस वाले ग्रेड के कंक्रीट को बोलेंगे M20। और इसी तरह से आप समझ गए होंगे, अगर M10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो वो होगा हमारा, ये जो 10 का मतलब क्या है? 10 है इसका स्ट्रेंथ, M का मतलब मिक्स, और इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यहीं पे बात कर लेते हैं, टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखने के लिए आते हैं, वो चीज़ें बताते चल रहे हैं। होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर किसी ने RCC थोड़ा बहुत बुक खोल के पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, इसे बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई M25 दे दिया, अगर पूछ दिया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताओ कितना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसका पूछ लिया कितना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन प्रति mm²। डायरेक्ट ये होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा। अगर इसी तरह से स्टील की बात करें तो जैसे Fe250 दे दिया, Fe250 दे दिया, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछा, Fe मतलब फेरस हो गया, 250 हो गया आपका इसका स्ट्रेंथ, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 250 न्यूटन प्रति mm²। अब आप लोग बोलेंगे सर ने ये तो बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसे हम पहचान सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो उसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए परिभाषा इसका यही है कि किसी भी कंक्रीट का, अगर कोई मटेरियल, कंक्रीट का नाम लेना बेकार है, किसी भी मटेरियल का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 95% तक पास होना चाहिए। कितना? 95% तक पास होना चाहिए। फेल कितना होना चाहिए? लेस देन 5% फेल होना चाहिए, लेस देन 5% फेल होना चाहिए। मतलब अगर फेल भी ना हो, टोटल 100% हो जाए तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगर फेल हो रहा है तो अलाउड कितना है? 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम हमें अलाउड है, तब उस मटेरियल को बोलेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य इसका इतना है। जैसे M20 का अगर हमने मान लीजिए M20 की बात कर ले, M20 का हमने 100 क्यूब बनाया टेस्ट करने। अभी आप लोग पढ़े होंगे शायद उसमें, इस सिटी में, कि कैसे इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली ये जो M20, 25, 10 वगैरह होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसका किसी कंक्रीट का। तो इसे 100 सैंपल्स हमने यूज किया, 100 क्यूब बना के, 100 क्यूब अब सैंपल बना के हमने यूज किया। तो 100 सैंपल यूज किया, तो 100 सैंपल का हमने टेस्ट किया, तो उसमें से हमें कम से कम नहीं तो 95 जो सैंपल होंगे, 95 जो सैंपल होंगे उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए?
से 20 या 20 से अधिक, 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या इससे अधिक होना चाहिए, इसके बराबर या इससे अधिक 20 होना चाहिए या फिर 20 से ज़्यादा होना चाहिए। कितने सैंपल का? 95 का। तब उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे कि 20 है। अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए कि 95 है ना, अगर यही 6% सैंपल जो है फेल हो जाए, 6% सैंपल फेल हो जाए, फेल होने का मतलब कि इससे कम हो जाए, 20 से कम इसका स्ट्रेंथ हो जाए, तब इसका अभिलाषिक सामर्थ्य हम नहीं बोलेंगे कि 20 है, तब उसका अभिलाषिक सामर्थ्य हमारा चेंज हो जाएगा। हमें फिर से मटेरियल की उसमें जो हमारा कंक्रीट है उसमें मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, सीमेंट बढ़ा दूँ, पानी कम कर दूँ, जो उसके साथ अदर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको घटा दूँ, बढ़ा दूँ, जैसे भी हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकें बढ़ा लेंगे। तब देखेंगे हम कि इसका अभिलाषिक सामर्थ्य फिर से टेस्ट करके देखेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा है कि 100 सैंपल हमने टेस्ट किया तो उसमें से 95 सैंपल जो होंगे, 95 सैंपल जो होंगे जिसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 20 या 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या इससे ज़्यादा होना चाहिए 95 सैंपल का। तब तो जाके हम बोलेंगे कि इस ग्रेड के कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है? 20। इसी तरह अलग अलग मटेरियल का अलग अलग ग्रेड का, जैसे 10 की बात करें, 10 वाले में भी वही होने वाला है कि 95% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए, ये चीज़ का बात कर लेंगे। इसी तरह बाकी सारी चीज़ों को है, मेन हमारा काम था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझाना, वो चीज़ को हम समझा दिए। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, बाकी आगे पढ़ाई करते रहेंगे, देखते रहेंगे आगे क्या आता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया हमारा। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आता है, अब स्टील की बात कर लें, स्टील की बात कर लें तो स्टील में एक चीज़ और यहाँ पे आने वाला है। आप लोग आई थिंक सोम में पढ़े होंगे, वो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी आप लोगों को बनाने के लिए आ सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन। माइल्ड स्टील इन टेंशन, स्टील बहुत प्रकार के होते हैं जी, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन, ये चीज़ आप लोग उसमें सोम में पढ़े हुए हो, ये चीज़ें सोम में पढ़े हुए हो, फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा लाइट कम आ रही है। देखिए एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। ये हमने अगर ग्राफ बनाया तो इधर हो जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब हो गया प्रतिबल, यही होता है ना प्रतिबल। ये हो गया स्ट्रेन विकृति, ये हो गया विकृति। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अब साइलेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसका स्ट्रेंथ ये हो गया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन, तो टेंशन में देखिए इस तरह से जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब जिनको ऐसे पढ़ के नहीं याद आ रहा होगा ये चीज़ फिगर देख के याद आ गया होगा। ये O होता है, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, यहाँ पे D मान लें और ये D डैश मान लें, ये E हो गया और यहाँ पे हो जाता है F आपका। ये होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और O से A को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, बता देते हैं फिर भी। O से A तक जो O हो गया वो हो गया ओरिजिन पॉइंट, जो O हुआ वो हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। O से A तक को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी जोन, जोन प्रोपोर्शनलिटी जोन, अनुपातिक खंड जोन। इसमें क्या होता है, O से A तक जो होता है ना हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जोन बोलते हैं हुक्स लॉ वैलिड। हुक्स लॉ वैलिड का मतलब क्या हुआ कि हुक्स लॉ वैलिड का मतलब हमारा क्या हुआ कि जो स्ट्रेस होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, स्ट्रेन। यानी कि अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाया यानी प्रतिबल अगर हमने बढ़ाया किसी मटेरियल का तो उसमें हमारा विकृति ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है इसको हटाते हैं तो इसके साथ हमारा लग जाता है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको।
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। अब ई हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा जो है आप लोग, ये जो सिग्मा है स्ट्रेस हो गया, अब साइलेंट जो हुआ हमारा स्ट्रेन हो गया। अब देखिए अगर ई की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो सकता है, ये हो सकता है, स्ट्रेन हो गया, ये हो गया। इस चीज़ को हमें याद रखना है, ये चीज़ हमें बाद में यूज होने वाली है। पहला हमने बताया ओ से ए तक को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या प्रोपोर्शनलिटी जोन। हुक्स लॉ इसमें वैलिड होता है, यानी कि जितना स्ट्रेस आएगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। उसके बाद ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक हिंदी में बोलते हैं। और ई इक्वल टू यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सिग्मा अपन ये वाला, और इस चीज़ को बाद याद रखेंगे, हमें आगे काम आने वाला है। बाकी बात करते हैं ए की, सारी चीज़ें आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये क्या हुआ, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए से बी क्या हुआ, इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन का मतलब क्या है, किसी मटेरियल में अगर हमने लोड बढ़ाया, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, अब फिर लोड हटा दिया तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, इसी को बोलते हैं इलास्टिक। तो ये वाला जोन कौन सा होगा, ए से बी तक का, इतना जोन तक का होगा। इसमें अगर हमने लोड बढ़ाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि तो होगी, लेकिन बी से पहले ही अगर फिर लोड हटाया तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये चीज़ होता है इलास्टिक जोन। बी पॉइंट क्या होगा, इलास्टिक लिमिट। लिमिट का मतलब क्या हुआ, सीमा, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बस यही चीज़ है। बी से सी तक को क्या बोलते हैं, इलास्टो प्लास्टिक जोन। इलास्टो प्लास्टिक जोन का मतलब क्या हुआ कि इसमें तो वृद्धि होएगी, थोड़ी सी वृद्धि, लोड बढ़ाने में वृद्धि तो होगी, लेकिन जब लोड हटाएंगे तो अपना कुछ तो शेप गेन करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा 100 mm का मटेरियल था, लंबाई लेंथ था इसका, अगर हमने इसमें लोड बढ़ाया, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, मान लेते हैं हमने हो गया मिला जुला के पूरा 105। अब क्या हुआ, अनलोडिंग किया, लोड करने के बाद 105 हो गया, अब अनलोडिंग किया। अब जब अनलोडिंग किया तो इसकी लंबाई कितनी हो जानी चाहिए, वापस 100 हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो गया कितना, हो गया 102। तो 102 हो गया, यानी कि इसका कुछ तो शेप नहीं गेन किया ना। जब कुछ लंबाई अपना नहीं गेन करता है तो उसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है ये। तो वही इलास्टोप्लास्टिक जोन हो गया ये। नेक्स्ट बात करें सी की, तो सी है हमारा अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और अब मटेरियल में हमारा क्या हो, कार्बन अपना त्यागना शुरू करता है। जो हमारा मटेरियल है वो अपना कार्बन त्यागना शुरू करता है, यानी कि वो अब बेंड होना शुरू हो गया। जैसे किसी स्टील को आप लोग लेना, छड़ को, उसे मोड़ने के तुरंत बाद उसको टच करना, जहाँ पे मुड़ा है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट क्यों होता है, क्योंकि अपने कार्बन को क्या कहता है, त्यागता है। तो यही होता है अपर यील्ड पॉइंट। जैसे मोड़ना शुरू हुआ, कार्बन को त्यागना शुरू कर दिया उसने, तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है। डी हो गया, या फिर पहले ऐसे भी होता है, देखिए इस चीज़ को कहीं कहीं बुक में आप ऐसे देखेंगे, कहीं कहीं ऐसे देखेंगे। तो ये होता है सी डैश कर देगा, इसको डी बोल देगा, यही करता है। तो जो सी डैश अगर बात कर लें, सी डैश की बात कर लें, तो लोअर यील्ड पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया लोअर यील्ड पॉइंट। डी हो गया हमारा, डी से डी डैश तक हो गया, डी से डी डैश प्लास्टिक जोन हो गया। प्लास्टिक जोन का मतलब कि इसकी लंबाई में जो वृद्धि, जैसा इसका शेप आ गया, अब कुछ नहीं होने वाला है इसमें। एक कांस्टेंट लोड पे इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, यानी कि इसको पुनः हम अपने शेप में इसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक का मतलब आप लोग जानते होंगे, सुगट्टे। डी डैश से ई तक होता है स्ट्रेस हार्डनिंग। स्ट्रेस हार्डनिंग हो गया। और ई जो हुआ हमारा क्या हुआ, ई हो गया हमारा अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट यानी कि अब इससे ज़्यादा हमारा स्टील जो है लोड नहीं ले सकता। अब इसके बाद जरा सा भी हमने लोड बढ़ाया, स्टील हमारा टूटने वाला है। एफ जो हुआ क्या हुआ, फेलियर पॉइंट हो गया।
फेलियर पॉइंट। और जो हमारा ई से लेकर के एफ तक जो जोन होता है इसे बोलते हैं नेकिंग जोन। ई से एफ तक जो होता है नेकिंग जोन होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो होता है जोन उसको बोलते हैं नेकिंग जोन। नेकिंग जोन का मतलब हुआ जैसे हमारा अगर स्टील इस तरह से होता है, इसको हम खींच रहे हैं, टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, इसको खींच रहे हैं खूब, तो खींचने के बाद देखेंगे जहाँ से टूटने वाला होगा या फिर किसी छड़ को लेना बार बार इसे ट्विस्ट करना, जहाँ से टूटने वाला होगा वहाँ पर उसका डायमीटर देखेंगे कम हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अब देखो ये गला की तरह हो गया कि नहीं, गले की तरह हो गया ना, इसी को बोलते हैं नेकिंग जोन। यानी कि जो मूसर होता है, जो बेसिकली गांव के लोग हैं वो जानते होंगे कि मूसर क्या होता है। तो मूसर ऐसे ही होता है, गला उसका होता है इस तरह। देखो हमारा गला जैसे देखो ऊपर से चौड़ा नीचे से चौड़ा बॉडी, गला जो है पतला है, तो यही चीज़ हो गया, ये पतला हो गया, तो इसको बोलते हैं नेकिंग जोन। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और बाकी जो इसके विषय में अब अलग प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे बाकी चीज़ें इसके क्या क्या बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम इसका WSM स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम WSM स्टार्ट कर देंगे, उसको पढ़ा देंगे क्या होता है, समझा देंगे, उसकी क्या क्या लिमिटेशन, सारी चीज़ें देख लेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इस चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना चाहिए, आपको लिखने के लिए आ सकता है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट में डालें या फिर कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप पे बात कर लें, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।